मई 1453 जगह ब्लैक सी और एजियन सी के बीच मौजूद बेजेंटीन एम्पायर की कैपिटल कुस्तुनतुनिया, जिसकी दीवारें बीते 53 दिनों से ओटोमन साम्राज्य की आग उगलती तोपों की मार झेल रही है। और आज ये कुस्तुनतुनिया, जो कि एक समय बेजेंटीन साम्राज्य के सर का ताज हुआ करता था, वो पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। और किले पे लहराता हुआ ओटोमन साम्राज्य का लाल ध्वज इस बात की गवाही दे रहा है कि लगभग 1100 साल पहले स्थापित हुए बेजेंटीन साम्राज्य का सूरज आखिरकार अस्त हो चुका है और यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला यह भूभाग अब कई तरह के परिवर्तनों का कारण बनने वाला है। ऐसे परिवर्तन जो आने वाले भविष्य में नए समीकरणों को और नई संभावनाओं को जन्म देंगे और जिनकी छाप भारत समेत चाइना, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में देखी जाएगी। और दोस्तों, कई सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ईयर 1453 में हुआ सीज ऑफ कुस्तुनतुनिया यानी कि कुस्तुनतुनिया पे कब्जा, ये वही इवेंट है जिसने आगे चलकर यूरोपियन पावर्स को भारत का रास्ता दिखाया। दरअसल प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार बड़े स्तर पर होता रहता था, जिसमें कई सारी भारतीय वस्तु जैसे कि सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस यानी कि मसाले यूरोप में बड़े स्तर पर उपभोग किए जाते थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम यवन प्रिय का था। यवन प्रिय यानी कि काली मिर्च, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पेपर भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मांग यूरोप में काफी बड़े स्तर पे थी। कहा जाता है कि उस दौरान यवन प्रिय को इंडिया से ले जाकर यूरोप में सेल करना गोल्ड में ट्रेड करने के बराबर होता था। और यही कारण है कि प्राचीन समय में यूरोपियंस यवन प्रिय यानी काली मिर्ची को ब्लैक गोल्ड भी कहा करते थे। यवन प्रिय यानी कि ब्लैक पेपर जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा भारी मांग को फुलफिल करने का काम यूरोपीय व्यापारी द्वारा किया जाता था, जो सी और लैंड रूट यानी कि समुद्री और भूमि दोनों मार्गों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक इन वस्तुओं को पहुंचाया करते थे। और इन मार्गों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मार्ग जो था वो कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरता था। लेकिन जब 1453 में इस क्षेत्र पर ओटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया तो यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस रूट का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि ओटोमन तुर्क चाहते थे कि कुस्तुनतुनिया के मार्ग पे केवल उनकी मोनोपोली यानी कि उनका एकाधिकार हो। और इसी चलते उन्होंने यूरोपीय मर्चेंट्स को, यूरोपीय व्यापारी को यहां से नहीं जाने दिया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत आविष्कार की जननी होती है। जब आपके पास एक रास्ता बंद हो जाता है तो आप दूसरे मार्ग को खोजने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी यूरोप के कई सारी व्यापारियों के पास इंडिया को कनेक्ट करने वाले नए रूट्स को खोजने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। और इसी काम को अंजाम देने के लिए जो दो यूरोपियन नेशन सबसे पहले भारत का रास्ता खोजने के लिए आगे आए, उनका नाम था पुर्तगाल और स्पेन। ईयर 1486 में स्पेन के राजा फर्डिनांड II और उनकी क्वीन इज़बेला फर्स्ट की मुलाकात क्रिस्टोफर कोलंबस से हुई, जिसके बाद उन्होंने ईयर 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडिया से कनेक्ट करने वाले एक नए व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए कहा। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस का आइडिया था कि वो इस नए व्यापारिक मार्ग को पूर्व की तरफ से नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ से ट्रेवल करते हुए खोजेंगे। और इसी आइडिया के साथ उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। लेकिन इंडिया को ढूंढने की बजाय कोलंबस के हाथ एक टोटली नया क्षेत्र लग गया था, जिसे आगे चल के अमेरिका के नाम से जाना गया। बहरहाल स्पेन और क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के साथ जोड़ने वाले व्यापारिक समुद्री मार्ग को ढूंढने में फेल हो गए। लेकिन स्पेन के इस असफलता ने पुर्तगालियों को एक बड़ा सबक दे दिया था कि अगर उनको इंडिया तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग को ढूंढना है तो उन्हें अपनी पूरी एनर्जीज को ईस्टर्न डायरेक्शन यानी कि पूर्व की तरफ से लगाना होगा। और उन्होंने किया भी वही। और यहीं से शुरुआत होती है नए समुद्री खोजों की एक श्रृंखला की, जिसके चलते पोर्टुगीज इंडिया आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति बने। दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक ऐसी अनोखी सीरीज का वो पहला अध्याय है जहां से आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने, सीखने और समझने का एक टोटली नया अनुभव मिलने वाला है। क्योंकि इन वीडियोस के जरिए ना सिर्फ हम आपको यूपीएससी एग्जाम में भारत के मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद करवाएंगे, बल्कि यहां दिखाए जाने वाला एनिमेशन आपको इन इवेंट्स को लंबे समय तक याद रखने में भी काफी कारगर सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं भारतीय इतिहास के सफर पर और जानते हैं कि कैसे यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन हुआ
जिसका नेतृत्व यूरोप के सबसे पश्चिमी देश पुर्तगाल ने किया। दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात करी कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार यूं तो प्राचीन समय से यानी कि एंशिएंट टाइम से ही चलता रहता था, लेकिन मॉडर्न इरा में पुर्तगाली किंग जॉन फर्स्ट के तीसरे बेटे प्रिंस हेनरी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भारत में एक वैकल्पिक मार्ग को खोजने की कोशिश करी, जिसे अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए हेनरी द नेविगेटर का नाम भी दिया जाता है। क्योंकि देखिए, दरअसल वो व्यक्ति प्रिंस हेनरी ही थे जिन्होंने पश्चिमी अफ्रीकी तट, जहां से होके आगे चल के भारत के मार्ग को खोजा जाता, उस वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जो नए तरह के जहाज चाहिए थे, जो नए तरह के मैप्स को फ्रेम किया जाना था, उसको तैयार करने के लिए पूरी एक नई टीम को असेंबल किया। प्रिंस हेनरी के ये प्रयास लेट 1480s के उन समुद्री खोजों के लिए बहुत ही ज्यादा मूलभूत साबित हुए, जिनके चलते पुर्तगालियों को पानी के सहारे इंडिया पहुंचने का रास्ता मालूम हुआ। सबसे पहले वर्ष 1488 में पुर्तगाली खोजकर्ता डायस यूरोप से होते हुए अफ्रीका के महाद्वीप के सबसे ज्यादा पश्चिमी तट यानी कि केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, जिसने उसे ऐसा करने वाला फर्स्ट यूरोपियन बना दिया था। और डायस ने इस पॉइंट का जो नाम रखा वो केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा था, क्योंकि यहां बड़े भयानक तूफान आया करते थे। और यहां पहुंचने के बाद कई सारे सप्लाईज की कमी के चलते डायस अपने आगे के सफर को जारी नहीं रख पाया था और उसे दोबारा पुर्तगाल की तरफ लौटना पड़ा था। भले डायस भारत की डिस्कवरी नहीं कर पाया था और उसको वापस जाना पड़ा था, लेकिन केप ऑफ गुड होप तक का जो सी रूट डायस ने खोज निकाला था, उसने पुर्तगाल से इंडिया की ओर आने वाले सेकंड एक्सप्लोरर के समुद्री खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। वो खोजकर्ता जिसे इंडिया तक आने वाले समुद्री मार्ग के ट्रिक कोड को फाइनली डिकोड करने में कामयाबी हाथ लगी थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेमस पुर्तगाली खोजकर्ता और इंडिया को डिस्कवर करने वाले वास्को डी गामा की, जो इसी केप ऑफ गुड होप के सहारे 20 मई 1498 को इंडिया के पश्चिमी तट पर मौजूद कैलीकट पहुंचे थे। असल में वास्को डी गामा ने अपनी समुद्र की खोज की शुरुआत डायस के साथ ही की थी, लेकिन डायस ने अपनी इस दूसरी यात्रा में कैपे वेर्डे आइलैंड, जो कि अफ्रीका के पश्चिम में था, वहीं पे अपनी इस यात्रा को एंड कर दिया था, क्योंकि वो यहां मौजूद मीना नाम के फोर्ट को कमांड करना चाहते थे और इसी के चलते यहां से आगे की जर्नी वास्को डी गामा को अपने बलबूते पर तय करना पड़ी। वास्को डी गामा ने दरअसल अपनी समुद्री खोज की शुरुआत 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज और 150 क्रू मेंबर्स के साथ शुरू किया और 16 दिसंबर को वो फाइनली केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था, यानी कि वो पॉइंट जिसे डायस ने खोजा था और अभी ये यूरोपियंस के लिए सबसे ज्यादा फारदेस्ट नोइंग एरिया था। मतलब इसके आगे तो वो बड़ा नहीं था ना। कहा जाता है कि यहां पहुंचने के बाद वास्को डी गामा का क्रू कई दिनों तक अपने आगे की जर्नी को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब भारत तक पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा और उनके क्रू के लिए इस गुत्थी को सुलझाने का काम एक गुजराती मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने किया था, जिसका नाम अब्दुल समद था। हालांकि ये नाम और उसकी सही पहचान अभी भी इतिहासकारों के बीच में एक विवाद का मुद्दा बनी हुई है। जहां कुछ इतिहासकार वास्को डी गामा की हेल्प करने वाले व्यक्ति को अब्दुल समद नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहीं कुछ इतिहासकार ये क्लेम करते हैं कि वास्को डी गामा की मदद एक अरब यात्री ने की थी और जिसका नाम इब्न मजीद था। और इसी तरह कुछ हिस्टोरियंस उस व्यक्ति का नाम कांजी मलम बताते हैं, जो गुजरात से कच्छ रीजन से बिलोंग करता हुआ एक नाविक था। बहरहाल वास्को डी गामा की समुद्री यात्रा में किसी ने भी मदद की हो, लेकिन जब वास्को डी गामा और उसका क्रू 20 मई को इंडिया पहुंचा तो उसका स्वागत कैलीकट के राजा मानव विक्रम ने किया। दरअसल उस दौरान कैलीकट क्षेत्र में राजा को जैमुरीन कहकर पुकारा जाता था। इसी वजह से कई जगह यह पढ़ने को मिलता है कि वास्को डी गामा का स्वागत जैमुरीन राजा के द्वारा किया गया था। हालांकि अब्दुल समद की तरह ही इस नाम को लेकर भी इतिहासकारों के बीच में काफी मतभेद दिखाई पड़ता है। अब जो भी हो, लेकिन वास्को डी गामा की जो समुद्री यात्रा थी वो काफी ज्यादा सफल सिद्ध हुई। इसके पीछे का कारण है कि वापस यूरोप जाते समय वास्को डी गामा अपने साथ में कई सारी कीमती भारतीय वस्तुओं को ले गया था। जितना पैसा उसने निवेश किया था भारत में इन वस्तुओं को खरीदने के लिए, जब यूरोप में उसने इन चीजों को बेचा तो उसे
60 टाइम्स रिटर्न प्राप्त हुआ, जिसके चलते वास्को डी गामा रातों रात पूरे पुर्तगाल में काफी फेमस हो गया था और इंडिया में आने के लिए काफी लोग अब एक्साइटेड हो चुके थे। बस फिर क्या था, यूरोप को इंडिया के मालाबार कोस्ट से कनेक्ट करने वाले इस मार्ग के मेन स्ट्रीम में आते ही मानो पुर्तगाल से इंडिया रुकने वाले लोगों का एक तांता सा लग गया था, जहां एक के बाद एक कई पुर्तगाली व्यापारी भारत में आने लगे। वास्को डी गामा के बाद जिस पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने भारत की तरफ रुख किया उसका नाम पेड्रो अल्वारेस कैब्रल था, जो ईयर 1500 में इंडिया आया, यानी कि 2 साल बाद वास्को डी गामा। कैब्राल के आने के बाद पुर्तगाली व्यापारियों का भारत के कैलिकट के अलावा कोचिन और कनौर तक इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, जिसके चलते अब उन्होंने कैलिकट के ज़ैमुरिन के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो बहुत ही ज्यादा अनुचित थी। उदाहरण के तौर पे पुर्तगालियों की एक डिमांड थी कि ज़ैमुरिन अपनी रियासत से मुस्लिम व्यापारियों को बाहर खदेड़ दे और वहां उन्हें ट्रेड करने की परमिशन ना दे। लेकिन जब ज़ैमुरिन ने पुर्तगालियों की इन मांगों को मानने से मना कर दिया तो इन दोनों के बीच में अब एक सैन्य संघर्ष शुरू हो गया और ये जो जंग थी इसमें पुर्तगालियों की जीत हुई और ज़ैमुरिन की हार हुई, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों में पोर्टुगीज कॉलोनियलिज्म की अनऑफिशियल रूप से शुरुआत हो गई। और असल में यहीं से इंडिया में शुरुआत में व्यापार के माइंडसेट से आने वाले इन यूरोपीय शक्तियों के मन में एक भारत में साम्राज्य बनाने का सपना जागने लगा। सबसे पहले ईयर 1505 में फ्रांसिस्को दो अल्मेडा, जो कि फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आए, जिन्हें अपनी फेमस पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है। देखिए, सरल भाषा में अगर आपको मैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर समझाऊं, इसे कार्ता सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्को डी गामा को और दूसरे पुर्तगालियों को लगने लगा था कि कई हमें देखे हुए दूसरे यूरोपीय शक्ति भारत में ना आ जाएं, और अगर वो भारत में आएंगी तो वो भी उसी प्रकार के समुद्री मार्ग से आएंगी, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए इंडियन ओशन के जरिए भारत में आएंगी। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो अल्मेडा ने इंट्रोड्यूस की थी, उसका एक सीधा सा ऑब्जेक्टिव था कि ब्लू वाटर पे कंट्रोल कर लो। आप अगर नीले पानी पे कंट्रोल कर लोगे, समुद्री मार्ग पे कंट्रोल कर लोगे, तो आप दूसरी यूरोपीय शक्तियों को भारत में आने से रोक सकते थे। और समुद्री मार्ग पर कब्जा होना ना केवल यूरोपीय ताकतों को रोकेगा, बल्कि इसी कार्टाज सिस्टम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति भारत के समुद्री मार्ग से व्यापार करता था, भले वो भारतीय हो, उदाहरण के तौर पे अगर कोई गुजराती व्यक्ति या अगर कोई बंगाल में रहने वाला व्यक्ति भारत के पश्चिमी तट से व्यापार करता, तो उसे भी पुर्तगालियों को टोल देना पड़ता। तो ये जो कार्टाज सिस्टम था वो एक प्रकार का नेवल ट्रेड लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था, और इसी के चलते पुर्तगाली खुद को लॉर्ड ऑफ सीज प्रोक्लेम करने लगे थे और उनका ऐसा मानना था कि समुद्र में उनसे बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। लेकिन पुर्तगालियों की नीति में और उनके पूरे भारत में भविष्य में अंतर आने वाला था 1509 में। 1509 में जब फ्रांसिस्को द अल्मेडा की जगह अल्फांसो द अल्बुकर्क इंडिया में मौजूद पुर्तगाली सेटलमेंट्स के नए गवर्नर बन के आए, जिन्हें इंडिया में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर भी माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने अपने इस कार्यकाल की शुरुआत 1509 में एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी के साथ करी, जिसे पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद की नीति के रूप में कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर पूरे पश्चिमी तट पे भारत में, मतलब अगर आप देखेंगे कि गुजरात से लेके गोवा होते हुए जो कोचिन, कनौर, कैलिकट तक भारत का पूरा समुद्री तट आ रहा है, अगर इस पूरे समुद्री तट पे ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अगर कब्जा हो जाता पुर्तगालियों का, तो वो दूसरी ताकतों को, जो यूरोपीय ताकतें, उनको भारत में आने से रोक सकती थी। और इसीलिए अब अल्बुकर्क का कोचिन, कनौर और कैलिकट के बाद ध्यान था गोवा पर। गोवा जो उस समय बहमनी सल्तनत के बीजापुर साम्राज्य के रूल करने वाले आदिल शाह के अंडर में आया करता था। 1510 में एक दिन अचानक अल्बुकर्क अपना पूरा असला बारूद लेकर बीजापुर सल्तनत के अधिक्षेत्र में आने वाले गोवा पर अटैक कर देता है, जिसकी 2 मुख्य वजह बताई जाती हैं। कहा जाता है कि अल्बुकर्क के इस हमले की एक वजह बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की बिगड़ती तबीयत थी, जिसकी वजह से वो किसी भी मिलिट्री अटैक का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऐसे में जब अल्बुकर्क को यह मालूम चला तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए इस पूरे अटैक को प्लान किया। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराया को अपने साथ मिलाने की योजना करी,
दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त होता है। तो यदि अल्बुकर्क को गोवा को जीतना है और वो गोवा अधीन में आता है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के, जिसका दुश्मन कृष्णदेवराया है, तो अगर कृष्णदेवराया को मैंने अपनी टीम में मिला लिया, अल्बुकर्क का यह प्लान था, तो वो मेरी मदद कर सकते हैं बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीतने में। और हुआ भी यही। बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ कृष्णदेवराया का जो गठबंधन अल्बुकर्क के साथ हुआ था, जो कोएलिशन हुआ था, वो सफल रहा और कृष्णदेवराय की मदद से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने जीत लिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि यह प्रश्न यूपीएससी की 2023 की प्रारंभिक परीक्षा या 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। और अल्बुकर्क यहीं तक नहीं रुका। गोवा को कैप्चर करने के ठीक 1 साल बाद अल्बुकर्क ने वर्ष 1511 में मलक्का को भी कैप्चर कर लिया, जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बंदरगाह था। इन एग्रेसिव एक्शंस के अलावा अल्बुकर्क को एक सामाजिक कार्य के लिए भी जाना जाता है। यह वो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया था। और अल्बुकर्क की इस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने का काम इंडिया आए एक और फेमस पुर्तगाली गवर्नर ने किया, जिसको जाना जाता है नानो द कूना के नाम से। और अल्बुकर्क की पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए नानो द कूना ने 1532 से 34 के बीच में गुजरात के बहादुर शाह पर अटैक कर न केवल दीव को जीता था, बल्कि बैसेन जैसे इंपोर्टेंट क्षेत्रों को भी छीन लिया था। दरअसल उस दौरान दीव जो था वो बहुत महत्वपूर्ण मसाले और जो टेक्सटाइल व्यापार होता था उसका ये हार्टलैंड हुआ करता था, बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था टेक्सटाइल्स के लिए और स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए। और इसी पोर्ट रीजन को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लाने के लिए नानो द कूना ने गुजरात के ऊपर अटैक किया था। और गुजरात के ऊपर कंट्रोल होना उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे पश्चिमी तट पे भी कब्जा करवा सकता था, जो आने वाले समय में दूसरे यूरोपियों को भारत में आने से रोक सकता। और नानो द कूना की तरह यहां एक और इंपोर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दा सूजा भी भारत में आए थे, जिनके टेन्योर के दौरान सेंट जेवियर रोमन कैथोलिक मिशनरी बनकर 6 मई 1542 को भारत में आए थे, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है कि इनकी डेड बॉडी, इनकी डेथ कहां हुई थी और इनकी कब्र कहां है। तो ये किसके समय में आए थे? ये अल्फांसो द सूजा के समय में 1542 के समय आए थे। दरअसल पुर्तगालियों का भारत में एक ये भी उद्देश्य था कि वो भारत में ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करना चाहते थे। अब यहां पुर्तगालियों ने एक बड़ी गलती भी करी, क्योंकि उन्होंने भारत में ईसाइयत को यानी कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उस समय प्रयास किया जब उनका भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं हुआ था, राजनीतिक नियंत्रण नहीं हुआ था। और जब बिना राजनीतिक नियंत्रण, बिना पॉलिटिकल कंट्रोल हुए आप जब किसी भी देश के धर्म में, रिलीजन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हो तो उसका प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं पड़ता है। भारत में पुर्तगालियों के डिक्लाइन का एक कारण यह भी था कि बिना भारत में राजनीतिक कंट्रोल करे वो भारत में अपनी ईसाइयत को प्रमोशन करना चाह रहे थे। उसी मुद्दे के लिए रोमन कैथोलिक मिशनरी का पार्ट बनके सेंट जेवियर भी भारत में आए थे। खैर 16वीं शताब्दी के एंड तक आते आते पुर्तगाली साम्राज्य पूरी तरह से इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुका था, जहां अब उसकी शक्ति को कोचिन और गोवा जैसे इलाकों से निकलकर सालसेट, दीव और दमन जैसे एरियाज पर भी एस्टेब्लिश कर दिया गया था। यानी इंडिया के पूरे वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी समुद्री तट का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट पुर्तगाली कंट्रोल में आता था। लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य के इंडिया में इस कदर फ्लरिश होने के फायदे, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में स्थापित होने के चलते भारत को भी कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी मिली। दरअसल वो पुर्तगाली ही थे जिनके चलते पोटैटो यानी कि आलू, टोबैको यानी कि तंबाकू और चिलीज, रेड चिलीज जैसे वेजिटेबल का कल्टीवेशन इंडिया में चालू हुआ। और ये क्वेश्चन भी पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा दूंगा। साथ ही पुर्तगालियों के भारत में आने के चलते यहाँ पे गोथिक आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला का भी विस्तार हुआ, जिसके चलते पॉइंटेड आर्चेस, हाई एलिवेटर रूफ्स और वेल डेकोरेटेड वॉल्स जैसे जो तमाम फीचर्स थे, जो तमाम विशेषताएं थी,
उसने भारतीय आर्किटेक्चर में अपना प्रभाव डाला। इन्हीं के फुटप्रिंट कोची के सेंट फ्रांसिस चर्च और गोवा के बॉम जीसस चर्च में साफ दिखाई पड़ते हैं। इन सब के अलावा वो पुर्तगाली ही थे जिनके चलते इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जिसे ईयर 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में इंस्टॉल किया गया था। लेकिन मित्रों, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पुर्तगालियों ने कुछ गलती भी करी, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते थे और बिना एक साम्राज्यवादी ताकत बने भारत में धर्मांतरण बड़े स्केल पे करना चाहते थे। और इसी के चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते 1650 तक आते आते पुर्तगाली साम्राज्य की चमक भारतीय उपमहाद्वीप में धीरे धीरे कम पड़ने लगी थी। और एक एक करके कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते तो कभी अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें अपने इलाकों से हाथ धोना पड़ा। 1631 में पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट शाहजहां के जनरल कासिम खान से हुगली को खो दिया, जो बंगाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां पुर्तगालियों द्वारा की जा रही स्मगलिंग और स्लेव ट्रेडिंग यानी कि जो दास व्यापार होता था, इस प्रकार की गतिविधियों से काफी नाखुश था। जब लाख समझाने पर भी पुर्तगालियों ने इन गतिविधियों को बंद नहीं किया, तो शाहजहां ने अपने जनरल कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ हुगली में मौजूद पुर्तगालियों के ठिकानों पर आक्रमण करने की अनुमति दी, जिसके चलते पुर्तगालियों को यहां से भागना पड़ा। और इसी तरह 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे में मौजूद अपने जो सारे क्षेत्र थे, जितने भी चेक पोस्ट थे और जो भी बंदरगाह थे, उसको दहेज में यानी कि डॉरी में ब्रिटेन को देना पड़ा था। दरअसल 3 जुलाई 1661 को ब्रिटिश किंग चार्ल्स II और पुर्तगाल के किंग जॉन IV की बेटी कैथरीन की शादी हुई और इसमें जो वैवाहिक गठबंधन हुआ, उसके चलते पुर्तगालियों को अपने सारे क्षेत्रों को जो बॉम्बे के थे, बॉम्बे सहित, वो ब्रिटिश को देना पड़े थे। और ये बॉम्बे वही क्षेत्र था जो आगे चल के इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य की 3 मेन प्रेसिडेंसीज में से एक प्रेसिडेंसी बना। इसी तरह 1739 में सालसेट और बैसीन जैसे इलाकों को दक्षिण इंडिया में तेजी से राइज होते मराठास पुर्तगालियों से छीन लेते हैं, जिसके चलते 18वीं शताब्दी तक आते आते पुर्तगाली साम्राज्य अपनी ज्यादातर पावर खो देता है। इस पतन के पीछे सबसे प्रमुख कारण था 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच मराठा और ब्रिटिश जैसी पावर का उदय, जिन्होंने पुर्तगालियों के पास कोई ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं छोड़ा था लड़ने के लिए, और वो गोवा तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। और पुर्तगालियों का भारत में जो साम्राज्य पतन हुआ, उसके पीछे का एक कारण तो धार्मिक परिवर्तन था, लेकिन उसके साथ साथ जब उन्हें मध्य 17वीं शताब्दी के आसपास ब्राजील में गोल्ड माइंस का पता चला, तो उन्होंने अपने कई सारे मानव संसाधनों को इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ओर शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल में रखने के लिए उनके पास मानव संसाधनों की कमी पड़ने लगी थी, जो उनके पतन का एक बहुत मेजर कारण बनी। दोस्तों, अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो भले ही पुर्तगाली साम्राज्य ने मध्य 17वीं शताब्दी यानी कि 1650 तक आते आते इंडिया में अपनी बहुत सारे भूभागों को खो दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 1661 तक गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों पर उनका कंट्रोल स्थापित रहा था, जिसके लिए बाद में हमें ऑपरेशन विजय को लॉन्च करके पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ना पड़ा, जिसके चलते वो एक ऐसी यूरोपियन पावर बनी जो सबसे पहले 1498 में भारत आई और सबसे बाद में यानी कि 1961 में भारत से गई। बहरहाल, पुर्तगालियों के बाद कौन सी दूसरी यूरोपीय पावर भारत में आई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरीके से यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर आगे भी सत्र इस चैनल के माध्यम से जानते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।